इस वीडियो में हम ऑक्टेट असूल या ऑक्टेट रूल से मुतल्लिक मस्तस्नियात या उनकी एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, मगर आज कुछ थोड़ी तफसील में करेंगे। तो ऑक्टेट रूल एक ऐसा गुमान है जो कहता है कि एटम्स अपने बाहर वाले शेल को मुकम्मल करने के लिए ही आपस में रिएक्ट करते हैं, या यूं कह ले कि एटम्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जिससे वो अपना बैरूनी शेल मुकम्मल कर सकें या फिर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकें। अब हम पहले भी कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। अच्छा, अब इसका बाहर वाला शेल ही सबसे पहला शेल होता है और इसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते ही मुकम्मल हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये ऑक्टेट की जगह डुएट के रूल को हासिल करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट मतलब 8 और डुएट मतलब 2। तो क्योंकि हाइड्रोजन चाहता है कि इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए ये डुएट रूल को मुकम्मल करता है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन के अलावा भी चंद एक्सेप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये 8 के बजाय सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके ही स्टेबल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा भी और एक्सेप्शंस मौजूद हैं। जैसे ही आप तीसरे पीरियड से आगे वाले पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स पर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये एटम्स 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी बरकरार रख सकते हैं। तो इसकी मिसाल के तौर पर हम जीनॉन को ले लेते हैं। तो चले आए, जो कुछ मैंने आपको बताया है इसको देखते हुए कुछ मिसालों की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं आपको एल्यूमिनियम हाइड्राइड की लुईस डायग्राम बनाने को दूं तो क्या आप वो बना सकेंगे? मैं आपको बताती चलूं कि इसमें 1 एल्यूमिनियम और 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो चले आए, अब हम मिलके बनाते हैं। हमेशा की तरह लुईस डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हिसाब लगाना होगा। तो एल्यूमिनियम का बाहर वाला शेल इसका तीसरा शेल है, यानी यहाँ पर तीसरा पीरियड, और इसके पास 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब बचे 3 हाइड्रोजन एटम्स और हर हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप इन सब इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर दें। तो 3 जमा 3 हुआ 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास मौजूद होंगे। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम हाइड्रोजन को मरकजी एटम नहीं बनाएंगे, बल्कि एल्यूमिनियम को ही मरकज यानी बीच में रखेंगे और 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह रख देंगे। तो चलिए अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो अब बताएं कि इसमें हमने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुल 4 हो गए। और इस तीसरे कोवेलेंट बॉन्ड में भी मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो चले आइए अब हम दूसरे एटम्स के बारे में सोचते हैं। तो सारे हाइड्रोजन डुएट रूल को पूरा कर रहे हैं। इस बॉन्ड में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के गिर्द मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम हाइड्रोजन के नुक्ता नजर से देखें तो इन सब का डुएट मुकम्मल है। लेकिन जरा इस एल्यूमिनियम पर तो गौर करें। इसके पास 2, 4, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द मौजूद हैं, यानी ये एक मुकम्मल ऑक्टेट नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्राइड दरअसल एक ऐसी चीज है जिसका साइंसदानों ने मुशाहिदा किया और उन्हें पता चला है कि ये इसी तरह मौजूद होती है। तो आइए अब एक और मिसाल लेते हैं। हम लेते हैं जीनॉन पेंटाफ्लोराइड और इसका हम लेंगे कैटायन। तो ये जीनॉन पेंटाफ्लोराइड का कैटायन है। तो अब आप इस वीडियो को रोकें और देखें कि आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं। तो चले आइए अब हम मिलकर बनाते हैं। अगर आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आप लुईस डायग्राम की तारफी वीडियो देखें। तो अब यहाँ हम सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर ये जीनॉन है और ये एक नोबल गैस है और इसके पास पहले से ही इसके बाहर वाले शेल में मुकम्मल ऑक्टेट मौजूद होता है, यानी इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके शेल में। और अगर हम फ्लोरीन को देखें तो इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
और यहाँ इसके पास क्योंकि 5 फ्लोरीन एटम्स हैं, यानी 5 मर्तबा 7, जो कि होता है 35। तो कुल मिलाकर ये हुए 43 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कैटायन है और इस पर एक मुस्बत चार्ज मौजूद है। तो अब हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो हमारे पास कुल 42 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। लिहाजा अब हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम जीनॉन को मरकजी एटम के तौर पर लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो चले अब हम जीनॉन को बीच में रखते हैं और इसके इर्द गिर्द फ्लोरीन को रख देते हैं। अब मैं यहाँ 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती हूँ। तो इस तरह मैंने 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये हुए 2, 4, 6, 8 और फिर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इन 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 42 में से निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचते हैं 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगले मरहले में हमें इनमें से कुछ और इलेक्ट्रॉन्स को एटम में डालना होगा ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो चले फिर हम फ्लोरीन के लिए ये काम करते हैं। इनमें से हर एक फ्लोरीन पहले से ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। तो अब हम इन्हें 6 और इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। इस फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और इसको भी, और इन सब को दे लेते हैं। यानी मैंने इन तमाम फ्लोरीन एटम्स को 6-6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर मैं 30 इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लोरीन एटम्स में मुख्तस कर चुकी हूं। तो बकाया कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? अगर हम इसमें से 30 निकाल लें तो रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं जिन्हें हमें मुख्तस करना है। तो अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ जीनॉन ही बचा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम जीनॉन को दे देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पीरियोडिक टेबल में हम जैसे ही तीसरे पीरियड से आगे की तरफ जाते हैं, तो ये एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल की तरदीद करते हैं, यानी उसको डिफाई कर देते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, या आप कह लें कि ये बागी हो जाते हैं। तो जीनॉन के पास पहले से 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन मैं यहाँ मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स मुख्तस करने लगी हूँ। तो अब हमने अपने तमाम इलेक्ट्रॉन्स मुख्तस कर लिए हैं। लेकिन मैं यहाँ खुद को भी और बाकी सबको भी एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि ये एक कैटायन है, तो मुझे ये मस्बत चार्ज बिल्कुल इसी तरह लगाना होगा। ये चीज वहां जेरे गौर होगी जब आपके पास इसी तरह का कोई मरकजी एटम मौजूद हो जिसमें ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। इसमें हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब एक दिलचस्प सवाल पैदा ये होता है कि ये वाले एलिमेंट्स और तीसरे पीरियड के बाद मौजूद तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बरकरार रख सकते हैं। तो ये एक बहस करने वाला मौजू है। लेकिन कुछ केमिस्ट ये कहते हैं कि इनके लिए ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये एलिमेंट्स अपने खाली d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को रखने के काबिल होते हैं। लेकिन बहरहाल अभी भी केमिस्ट्री के तमाम साइंसदानों में इस बात के ऊपर तनाज़ा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। हो सकता है आप बड़े होकर इस तनाज़े को हल कर सकें और बता सकें कि ऐसा कैसे मुमकिन है।